नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के दिन इस पर्टिकुलर न्यूज में देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को हमारे करंट अफेयर्स को लेकर के जो शेड्यूल्ड है, जो तरीका है, उस तरीका पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स हमारे 3 स्टेजेस में है। एक डेली बेसिस पे होगा, चूंकि डेली न्यूज कम होते हैं तो यह शॉर्ट फॉर्म में होगा। फिर एक वीकली एनालिसिस होगा और देन फिर एक मंथली बेसिस पे होगा। और एक और आज का हमारा नया डेवलपमेंट है करंट अफेयर्स को लेकर के, हम लोग मेंस के जो सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज होंगे उसके लिए एक अलग से अल्टरनेट डेज के फॉर्म में एक सीरीज लेके आएंगे। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करंट अफेयर्स के हर एक चीजों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस में कौन कौन से न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला न्यूज ही आपको दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ यह न्यूज है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑन द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, अभी तक बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कार्यपालिका, विधायिका, सभी जगह महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त होनी चाहिए, रिजर्वेशन के प्रावधान होने चाहिए। उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 33% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया होगी उसमें 33% किसका पार्टिसिपेशन होगा? वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी। महिलाओं के लिए यह आरक्षण लागू करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय अधिक योग्य महिला उम्मीदवारों का विकल्प उपलब्ध होगा। चूंकि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बार एसोसिएशन में होगा, एक्सपर्ट वकील होंगी, तो आने वाले दिनों में जब जज का अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें संभावना है वुमेन्स अधिक से अधिक अपॉइंट हो पाए। मींस वह उपलब्ध होगी नॉलेज के साथ, उस नॉलेज के साथ जिस नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है एज ए अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। चलिए, तो ये हमारा पहला न्यूज था, 33% रिजर्वेशन अलाउड इन बार एसोसिएशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन्स। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण क्या किया गया है? लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूज यह भी। यह डिफेंस से जुड़ा हुआ न्यूज है। डिफेंस में बेसिकली अब देखेंगे आने वाले दिनों में वार का पैटर्न चेंज हो रहा है। वार का पैटर्न चेंज इस सेंस में हो रहा है, पहले ट्रेडिशनल वार का पैटर्न होता था, लैंड में एक आर्मी दूसरे आर्मी के साथ, दूसरे देश के आर्मी के साथ लड़ते थे। फिर स्काई वार हुआ, आसमान में हेलीकॉप्टर, फिर नेवी ओशियन में, और अभी देखेंगे वार में मींस रोबोट के साथ साथ आप देखेंगे जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन पार्टिसिपेट मींस अनमेन्ड व्हीकल्स, जिसमें आदमी की भूमिका नहीं होती है, इंसान की भूमिका नहीं होती है और इंसान के बदले कोई और युद्ध लड़ रहा होता है। इस तरह का नया डेवलपमेंट है। और भी कुछ डेवलपमेंट है जिसमें स्टार वार, जैसे स्पेस में ही सैटेलाइट को ही किल कर दिया जाए तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें हैं। तो उसी संदर्भ में एक नया डेवलपमेंट इंडिया में भी है, अनमेन्ड व्हीकल्स को लेकर के है। UAV FWD 2020 का अनावरण किया गया। कहां पे? बेंगलोर स्थित कंपनी ने भारत के प्रथम स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन, मींस यहां पे अनमेन्ड व्हीकल्स है, एयर व्हीकल्स है, जस्ट लाइक यह किसके जैसा काम करेगा? यह डिफेंस फोर्स के जैसा काम करेगा। और यह ड्रोन की जो विशेषता होती है ऑलमोस्ट वैसी ही विशेषता, उसी के जैसा यह एक हेलीकॉप्टर है जो कि अनमेन्ड है। और यह क्या है? इसका नाम दिया गया है FWD 2020 तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्टेटमेंट से कहां पे यह इनॉग्रेट किया गया? बेंगलोर में किया गया है। क्या नाम है इसका? FWD 2000। ठीक है, फिर FWD 2000 की क्या विशेषता हो सकता है? ऑप्शन में हमारे ऐसे क्वेश्चंस भी हो। यह मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने में सक्षम है। यह अधिकतम 498 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। मींस वारहेड जो होंगे, जो इसमें वेपन्स होंगे, जो हथियार होंगे, बम गोला बारूद होंगे, वह कितने किलोग्राम तक हो सकता है? 498 किलोग्राम तक हो सकता है। साथ ही सी लेवल से इसकी हाइट कितनी होगी? 9000 मीटर होगी, 90,000 फीट होगी, 90,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ान भरने में सक्षम होगा। तो इस तरह से यह क्या है? दूसरा न्यूज हमारे डिफेंस सेक्टर से है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तीसरा न्यूज हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। देखिए, नेपाल से है और नेपाल हमेशा कभी भारत के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी कहा था नेपाल के साथ हमारी बेटी रोटी के संबंध, स्पेशली बिहार की बात अगर की जाए तो, लेकिन
कभी बीच बीच में नेपाल क्या करता है, वह चाइना से इन्फ्लुएंस होकर के भारत को आंख दिखाता है। तो उसी दिशा में नेपाल ने एक बार फिर से आंख दिखाया भारत को। क्या दिखाया है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपया के नए नेपाली नोट की छपाई की मंजूरी दी। ठीक है, किया है, तो इनका इंटरनल मामला है। तो भारत से क्या मामला है, जिसमें नेपाल का नक्शा भी होगा, उस नोट पे प्रिंट में नेपाल का मैप प्रिंट किया जाएगा और उसमें 3 क्षेत्र जो कि विवादास्पद भारतीय क्षेत्र है, क्या है, लिम्पियाधारा धुरा, लिपू लेख और काला पानी, ये तीनों भारतीय क्षेत्र है जो भारत और नेपाल के बीच विवादास्पद है। नेपाल इसके ऊपर क्लेम करता है और इस मैप में नेपाल इसको अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेपाल इससे पहले भी यह काम कर चुका था 2020 में। तो नेपाल जो है चाइना से इन्फ्लुएंस होकर के, नेपाल चूंकि ध्यान रखिएगा, नेपाल आईआर में पढ़ेंगे, नेपाल एक बफर स्टेट है जो 2 बड़े शक्तिशाली राज्य के बीच स्थित है, राष्ट्र के बीच, चाइना और भारत के बीच। यह दोनों से फायदा लेना चाहता है, चीन से भी और भारत से भी आर्थिक रूप से। लेकिन ध्यान रखें, सांस्कृतिक रूप से यह भारत के क्लोज है। लेकिन नेपाल के पहाड़ी जनसंख्या का देखेंगे तो वह मंगोलाइट प्रजाति के, लेकिन वह निर्जातीय रूप से चीन के क्लोज है। तो ये कुछ मामला बनता है। यह हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे न्यूज के लिए ही बोला जो एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज जो आपके मेंस के लिए होगा, उसको अल्टरनेट वीडियो के फॉर्म में रैंडम किसी भी दिन उसको क्या किया जाएगा, आपको इस कोई डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको तैयार कर ले। तो काला पानी, लिम्पियाधारा और लिपू लेख 3 विवादास्पद क्षेत्र जिसको नेपाल में क्या किया जाएगा, 100 रुपए के नोट के मैप पे दिखाया जाएगा और भारत को यहां आंख दिखाने वाली बात हो गई। इससे पहले भी 2020 में नेपाल ने अपना दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस क्षेत्र को नेपाल ने अपने दावे को कानूनी दर्जा प्रदान किया था। तो लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। नेपाल और भारत के बीच सबसे क्षेत्रीय विवाद काला पानी को लेकर, यह भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और चीन चाहता है हमेशा, तिब्बत, ऑब्वियसली बात है, तिब्बत पर किसका नियंत्रण है, चीन का नियंत्रण। चीन चाहता है यह क्षेत्र हमारे कब्जे में रहे ताकि भारत को आसानी से भूसामरिक भारत के ऊपर प्रभाव बना रहे और नेपाल के साथ मिलकर के भारत के भूसामरिक चुनौती के लिए चीन हमेशा प्रयास करता है। तो इसका मैप पे भी अगर देखेंगे, ये तीनों ही उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मामला है। यह लिम्पियाधुरा है, दूसरा है यह देखेंगे आप काला पानी है, और यह लिपू लेख देखेंगे। यह जो है इधर देखिए नेपाल है, इधर इंडिया है और इंडिया का उत्तराखंड क्षेत्र है और ये सब डिस्प्यूटेड एरिया है। और इधर देखेंगे आप क्या है, चाइना है। तो चाइना इस तीनों ही क्षेत्र से भारत के साथ क्या करता है, कंसर्न रखता है ताकि भारत नेपाल से यह लेकर के भारत पर भूसामरिक प्रभाव को क्या करे, बढ़ाए। यहां पे देखेंगे आप, यह डिस्प्यूटेड एरिया है, यह भी लिम्पियाधुरा जो उत्तराखंड में है, यहां पे चाइना है और यहां पे देखेंगे, देख रहे हैं नेपाल है, यह ट्राई जंक्शन पे है। तो इस तरह से यह जो है, यह डिस्प्यूटेड एरिया है, इस तीनों का नाम आप याद रखेंगे। और चूंकि नेपाल का इंटरनल मामला है करेंसी इशू करना, कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई भी देश अपना करेंसी इशू कर सकता है, लेकिन अपना मैप भी डाल सकता है, लेकिन कोई डिस्प्यूटेड क्षेत्र को उस मैप में दिखाना, यह विवाद है। तो इसको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पंचायती राज संस्थानों PRIS ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकलाइजेशन द SDRS वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग न्यूज है। भारत की महिला रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायती राज से इलेक्ट हुई थी, वह जो है वह संयुक्त राष्ट्र जैसे संघ में जाकर के पार्टिसिपेट करना, यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन महिलाओं की बड़ी उपलब्धि है। किया गया था इसे जमीनी स्तर पर सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य को, स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने, मींस डिसेंट्रलाइज लेवल पे आगे बढ़ाने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की भूमिका को रेखांकित किया गया है। दैट मींस यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आप मेंस के क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो वहां पे भी यह एक आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। न्यूज नंबर 5 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में क्लोरोपिक्रीन, एक रसायन है, नामक रासायनिक एजेंट के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने रूस पर यूक्रेन में क्लोरोपिक्रीन, एक रसायन है, रासायनिक हथियार है, जिसके यूज करने का आरोप लगाया है। अब यह साइंस बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट हो सकता है। क्लोरोपिक्रीन की विशेषता आपको जानना चाहिए। क्लोरोपिक्रीन का व्यापक उपयोग वाला एक क्यूगमेंटेड रसायन है।
इसका उपयोग जो है वह रोगाणुरोधी, कवकनाशी और कीटनाशक और युद्ध के हथियार के रूप में किया जाता है। इज यूज्ड एज ए एंटी माइक्रोबाइल एंड फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड वेपन ऑफ वॉर। इसके रूप में क्या होता है? सर्वप्रथम इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज में रहा है। यह तेलीय लिक्विड है, मींस लिक्विड फॉर्म में होता है, जो रंगहीन होता है, रंगहीन से लेकर के पीले कलर तक का हो सकता है। इससे मनुष्य के किस बॉडी पे, किस ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है? तो वह आई है, स्किन है और हमारा जो श्वास नालिका है उसके ऊपर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये हमारे जो न्यूज है यह है जियोपॉलिटिकल न्यूज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्लेम किया है, किसको? रूस को किया है। किसको लेकर के? एक केमिकल वेपन्स को लेकर के। तो उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह वेपन कब यूज किया गया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़े पैमाने पे दोनों ही पक्षों के द्वारा यूज किया गया था। फिर इस वेपन्स में कि क्या विशेषता होती है, केमिकल क्या विशेषता होती है और इसका हमारे बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। हमारे सारे इसके हमारे क्वेश्चन के पार्ट हो सकते हैं। चलिए, ये हमारा न्यूज था। नेक्स्ट न्यूज में देखें क्या है आज का इंपॉर्टेंट। हाँ, 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श हेग में आयोजित होगा। यह 12th है। भारत और नीदरलैंड के बीच चलते चलते देख लीजिए, नीदरलैंड है इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसी नहीं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा हम लोग को जान लेना चाहिए। नीदरलैंड के साथ क्या है, जो भारत का 12वां इंडिया नीदरलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वॉज हेल्ड इन द हेग, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड में हुआ है। तो चलते चलते देख लेते हैं हम लोग, नीदरलैंड कहां है? नीदरलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में अवस्थित है। इस देश को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये सब फैक्ट्स। इसका जो लैंड है, दो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वह कौन कौन सा है? बेल्जियम और जर्मनी से। इसको इस मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ये नीदरलैंड है, ये देखिए नीदरलैंड है, और नीदरलैंड किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? बेल्जियम और जर्मनी के साथ। अब यहां पे देखेंगे, ये जर्मनी है और ये बेल्जियम है। यहां पे इस मैप में इस स्थान पे आप नीदरलैंड देख पा रहे होंगे। यूरोप का कंप्लीट मैप है नीदरलैंड। यह नॉर्थ सी है, यह इंग्लिश चैनल है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रीट है उसका नाम है स्ट्रीट ऑफ डोवर। क्या है? स्ट्रीट ऑफ डोवर। आज नीदरलैंड के साथ जो न्यूज हमने पढ़ा उसके साथ हमने इस तीन चीज को देखा है, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और स्ट्रीट ऑफ डोवर। नीदरलैंड किसके किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? जर्मनी और बेल्जियम के साथ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आज के न्यूज थे। और हमें लगता है जो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एज पर आवर अनाउंसमेंट, जैसा मैंने पहले ही कहा है, जो इस न्यूज के साथ साथ हम लोग मेंस के लिए एक सेपरेट न्यूज, सेपरेट सेशन लेके आएंगे और साथ ही साथ एक वीकली एनालिसिस होगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा और वह प्रैक्टिस सेशन होगा, कंप्लीट वीक का कंपाइलेशन होगा। जो सैटरडे को जो न्यूज हमारा जाएगा वह कुछ वैसा ही होगा। तो इस न्यूज के साथ ही हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, नए न्यूज में देखते हैं क्या है। और आप इसको जो है प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में तैयार कीजिएगा। बिलीव मी, आपके एग्जाम के समय यह काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।